राम राम संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जून माह के दूसर हफ्ता लेकर के मैं हाजिर हूँ। ये हफ्ता के जो समाचार रहे ओमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकली से ओमन ला हमन ये वीडियो में पढ़बो और जानबो कि ओकर ले का प्रश्न बन सके थे और कौन हिसाब ले ओकर ले प्रश्न पूछे जाही या कैसे अपन ला डिटेल में जानना है, उत्तर याद करना है। बन जाही तो चलिए वीडियो ला ज़्यादा समय ले बिना शुरू करबो। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। और आज जून माह के दूसरे हफ्ते में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण समाचार का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला समाचार जो है वह है दर्पण शब्द। दर्पण शब्द पे नहीं जाना है, इस ऐप पर जाना है। दर्पण एक एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, और एक वेबसाइट भी है, विकसित की गई चिप्स के द्वारा। चिप्स क्या है? छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ये एक संस्था है जो कि कोशिश करती है कि ऐसे वेबसाइट या ऐसे ऐप विकसित करे जो शासकीय कार्य आदि से जुड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विकसित की गई ये साइट और ये मोबाइल ऐप सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा अवलोकन में रखी जाएगी। इस साइट का लाभ क्या है या फायदा क्या है? इस साइट में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई जितनी फ्लैगशिप योजना है, आपको याद होगा 2 अक्टूबर के दिन हाल ही में कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई थी। 2019 की बात कर रहा हूँ, कुछ योजनाएं प्रारंभ की गई। और उन योजनाओं की बात करें तो जिनमें शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, या हम कहें एनजीजीबी, नरवा गरबा घुरवा बाड़ी, इस तरह की जो योजनाएं हैं, या हमारे यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, या एक ग्राम स्वराज्य अभियान ये प्रारंभ किया गया था, इन सब की मॉनिटरिंग करने का काम आएगा। मॉनिटरिंग करने यानी उस पर देख सकेंगे कि कितना कार्य हुआ है, कार्य की प्रगति कहाँ तक चल रही है। लोगों को क्या फायदा होगा? लोगों को ये फायदा होगा कि जो इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी पारदर्शिता बढ़ेगी। लोग उस कार्य की प्रगति को समझ सकेंगे, उसके बारे में कमेंट कर सकेंगे और मुख्यमंत्री से भी सीधे संवाद इसके माध्यम से कर सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दर्पण ऐप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी समाचार से जुड़ा हुआ एक और समाचार था। प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए भी एक ऐप विकसित किया गया है। प्रवासी खाद्यान्न या खाद्य मित्र ऐप जो है वो विकसित किया गया है। तो अभी हाल में आपने देखा कोविड-19 के कारण बहुत सारे मजदूर भाई जो अलग अलग राज्यों में श्रम के लिए गए हुए थे वापस लौटे हैं। और अब जो महत्वपूर्ण समस्या है उनके रोजगार से पहले उनके खाद्यान्न की है। रोजगार शायद क्रिएट कर लिया जाएगा पर त्वरित रूप से उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रवासी मजदूर जो रजिस्टर्ड किए जाएंगे उन्हें मुफ्त में 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलो चना जो है वितरित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी मॉनिटरिंग भी आप इस प्रवासी खाद्य मित्र ऐप के द्वारा कर सकेंगे, आप यदि देखना चाहते हैं। और दूसरा, यदि कोई मजदूर भाई इसका लाभ लेना चाहे तो इसके माध्यम से लाभ भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण न्यूज पर। एक नाम है मोनिका तिर्की। ये छत्तीसगढ़ की उभरती हुई खिलाड़ी है मोनिका तिर्की। इनका चयन अभी हाल ही में खेलो इंडिया हॉकी अकादमी के लिए हुआ है। खेलो इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत भविष्य के लिए युवा खिलाड़ी तैयार किए जाने की योजना है। जो प्रशिक्षण केंद्र होगा, केंद्र शासन द्वारा संचालित साई केंद्र कहते हैं, उसके भीतर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनका चयन हुआ है इनके खेल को देखते हुए, बेहतर खेल को। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो खिलाड़ी है हमारी मोनिका तिर्की, वो उनका संबंध कौन से जिले से है? तो उत्तर इसका बिलासपुर बनेगा। ध्यान रखिए, इनको अभी 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। अगेन कोविड-19 के कारण अभी ये ज्वाइन नहीं कर सकी हैं, लेकिन उस का जो छात्रवृत्ति होता है वो भुगतान इन्हें किया जाएगा। ये समाचार भी बहुत महत्वपूर्ण बन रहा था इनके लिए। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मोनिका तिर्की, संबंध बिलासपुर से। और एक होता है ना, आप जब न्यूज पढ़े तो आजू बाजू की चीजें जरूर ध्यान रखें। तो छत्तीसगढ़ हॉकी महासंघ जो है या संघ जो है, उसके महासचिव के पद पर जो है मनीष श्रीवास्तव हैं। बकौल उनके ये जानकारी न्यूज़पेपर में संपादित हुई थी और या भेजी गई थी, और वहां से हम ये डाटा उठा रहे हैं, इसलिए आप इनका भी नाम याद रखिए। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं कि किसने या कौन जो है छत्तीसगढ़ हॉकी संघ का महासचिव है। तो ये हो गया, 2 नाम हो गए, मोनिका तिर्की और मनीष श्रीवास्तव। एक छत्तीसगढ़ हॉकी संघ महासचिव है और एक जो है वो खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जो कि खेलो इंडिया अकादमी में भाग लेने वाली है। बात करेंगे केसला, बिलासपुर के भीतर ही केसला एक केंद्र के रूप में, केसला नामक जगह, यहाँ एक केंद्र विकसित किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर अभी बहुत जरूरी है। ये भी सारी न्यूज में कोविड-19 घुस आ रहा है ना, होना भी चाहिए। अभी इसके अलावा और कोई चीजें चल भी नहीं रही है। तो अभी केसला में एक केंद्र बनाया गया। और ये केंद्र अपने आप में खास क्यों है? ये केंद्र अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि गर्भवती महिलाएं और जो अन्य किशोरी युवतियां हैं
उनके बारे में सोच करके सरकार ने कदम उठाया और एक ऐसा क्वारंटीन सेंटर विकसित किया है जहां गर्भवती महिलाएं रखी जाएंगी। वहां जो स्टाफ होगा या जो साथ में देखरेख करने वाली होंगी वो भी महिला स्टाफ ही होंगी। तो एक बेहतर पहल है। बाकी किसी राज्य में इस तरह की पहल अभी देखने को नहीं मिलती है, तो ये सोच जो है वो नई है और इसके लिए बधाई का पात्र होना चाहिए। जो उस क्षेत्र के कलेक्टर आदि हैं उनको ये बधाई मिलनी चाहिए। तो केसला बिलासपुर में गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर, आपको याद रखना है। बात करेंगे गोल्ड की। यहाँ पर सोने वाला गोल्ड नहीं है, यहाँ पर गोल्ड का मतलब है एक प्रोडक्ट का नाम या एक तरह से कहिए फ्रोजन फूड का ब्रांड है ये, जो अभी विकसित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है ये पूछ सकता है। उरला में। उरला कहाँ पड़ेगा? तो रायपुर में पड़ेगा। उरला के बोरझरा। अगर और डिटेल करना है, आमतौर पर कभी कभी डिटेलिंग की हद भी चला जाता है, तो उरला के बोरझरा में विकसित किया जा रहा है गोल्ड नाम का। छत्तीसगढ़ का पहला फ्रोजन फूड इकाई है ये। एक ग्रुप है, गोयल ग्रुप, इसने इसको विकसित करने का भी जो कार्य किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया और ये न्यूज तब चर्चा में आई। अब ये फ्रोजन फूड क्या होता है इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो इससे, याद नहीं जानते हो। आप फ्रोजन कॉर्न देखे होंगे, फ्रोजन आप जो और भी चीजें आती है फ्रोजन, कई बार तो डिब्बा बंद खाना फ्रोजन के रूप में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्पादों को फ्रोजन फूड के रूप में विकसित किया जाना ये नई पहल है, तो ध्यान रखेंगे इससे। इसके बाद बात करेंगे दूसरे न्यूज है जो कि आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इसको। राजीव गांधी की जयंती जो है वो आने वाली है 20 अगस्त को और इस दिन मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के अनुसार जो न्याय योजना है उसके तहत दूसरी किस्त किसानों को उनके धान के मूल्य की वितरित कर दी जाएगी। हालांकि इसकी बहुत आलोचना भी हो रही है कि भाई किस्तों में क्यों दिया जा रहा है, किसानों ने एक साथ धान बेचा तो एक साथ मूल्य मिलना चाहिए था। इसके ऊपर बहुत सारी बातें और हो सकती है, हमारा वो विषय नहीं है। हमको ये जानना है कि राजीव जयंती यानी राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त के दिन ये किसान न्याय योजना जो थी उसके तहत दूसरी किस्त किसानों को दी जाएगी। उनके धान के बिक्री के मूल्य पैसा उन्हीं का है। बात करेंगे एक बांध की, झुमका बांध। अब झुमका बांध लगभग कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कोरिया के मुख्यालय से। अगर बात करें तो इस बांध पे अभी समाचार आ रहे थे कि इसके जो निर्माणाधीन जो सेंटर्स हैं या अलग अलग केंद्र हैं वो ठीक से बनाए नहीं जा रहे हैं। हाल फिलहाल इसका वापस निरीक्षण किया गया और ये आश्वासन दिलाया गया है कि अब इसे बेहतर रूप में बनाया जाएगा। तो हमारे लिए खास क्या है? हमारे लिए खास है झुमका परियोजना, जिला कोरिया। ये पूछता है तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। दूसरा आपको नदी का नाम पूछ सकता है, ध्यान रखिए स्थानीय नदी जो है झुमका नाम से, उस पर बना हुआ ये जो बांध है उस पर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट आदि इसमें शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया है। यानी कोरिया जिले में पर्यटन के लिए एक और केंद्र विकसित हो रहा है। पर्यटन से जुड़ा एक सवाल हो गया, सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ भी एक सवाल इसी से बन जाएगा। परियोजना का नाम है झुमका बांध परियोजना, जिला कोरिया। बात करेंगे अगली न्यूज पर, गरिमा किट। ये भी काफी चर्चा में रहा इन दिनों, न्यूज़पेपर में इसके ऊपर लेख आए और ये भी एक अच्छी पहल मानी जा रही है। तो इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने, जिस भी अधिकारी ने ये कॉन्सेप्ट सोचा या शुरू किया। आमतौर पर हम मंत्रियों को बधाई दे रहे होते हैं, अधिकारियों की वाहवाही होनी चाहिए जबकि जिन्होंने ये सोच रखी सामने। तो गरिमा किट क्या है, आइए मुद्दे पर आते हैं। तो गरिमा किट यानी कि महिलाओं की स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोशिश किया गया कि उनको सैनिटरी पैड, डिस्पोजल पेपर आदि उपलब्ध कराए जाएं जो क्वारंटीन सेंटर में रहने को मजबूर हैं अभी महिलाएं उनको। तो यहाँ पर उनकी स्वच्छता आदि का भी ख्याल रखा जा रहा है और आगे जो भविष्य में उनको दूसरे प्रकार के किसी स्वास्थ्य की हानि ना हो, इस सोच के साथ गरिमा किट वितरित किए जा रहे हैं। इसमें अगेन मैं कहूंगा सैनिटरी पैड्स आदि और डिस्पोजल नैपकिन आदि की व्यवस्था करके उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों के लिए भी केंद्र विकसित किया, जहाँ खिलौने आदि भी दिए जा रहे हैं, हालांकि वो गरिमा किट का हिस्सा नहीं बनेगा। बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। तो भाई बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ ने किसी को कर्जा दे रखा है, और कर्जा तो कसम से आप किसी को भी दो, वापस आने की गारंटी जो है वो नहीं होती और संबंध इसके बाद ही खराब होने शुरू होते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार विद्युत वितरित करती है। आपको ये तो पता है, फैक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट है। यानी छत्तीसगढ़ में इतना विद्युत उत्पादन होता है जितना हमारे राज्य के लिए पूरा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? सरप्लस। और हम निर्यात भी करते हैं।
तो हमारे यहाँ से विद्युत का निर्यात तेलंगाना का होता है। 2015 से ये सब कुछ शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ये काम करती है। तेलंगाना को विद्युत जा रही थी और तेलंगाना ने अभी उसका बकाया मूल्य हमें चुकाया नहीं। छोटी मोटी राशि नहीं है, राशि बहुत बड़ी है, राशि है 2000 करोड़ रुपए के लिए। तो मुख्यमंत्री जी इस पर हस्तक्षेप किए हैं और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को उन्होंने पत्र आदि लिख करके इसके बारे में सूचित किया है, ताकि हमें हमारे छत्तीसगढ़ को ये 2000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो सके। हाल फिलहाल आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं बनानी बाकी हैं, उसमें यह धन काम आएगा। अच्छा, ये कहां से भेजा गया, ये भी एक है जो हमको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना। जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए ना तो हेडलाइन पढ़ के मत छोड़िए, डिटेल अंदर छुपी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें आपको क्या डिटेल मिलेगी कि भाई ये अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना द्वारा भेजा गया था। अब अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना यानी मड़वा प्रोजेक्ट, हाँ बस उससे भेजा गया था। तो आपको 2-3 चीजें और पता चल गई। इस तरह से थोड़ी डिटेलिंग करते चलेंगे। अब बात करेंगे एक योजना, अगेन कोविड-19 के कारण ही प्रभावित हुई एक योजना, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। अब ऑनलाइन स्टडी का दौर चल रहा है और ऑनलाइन स्टडी से, अच्छा इस पे याद आया यार, अच्छा कुछ लोगों को ऑनलाइन स्टडी से बड़ी दिक्कत चल रही है। अब मुझे खुद भी है, मैं चाहता हूं कि भाई सीधे सीधे पढ़ाया जाए, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। तो क्या ही बेहतर होता है कि आप और हम इस तरह से भी एक दूसरे से बात कर सके या मुखातिब हो सके। लेकिन कुछ सज्जन जो है उन्हें ये शायद अच्छा नहीं लग रहा है और वो वीडियो नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते, तो उस बात की नाराजगी वीडियोस पर निकालते रहते हैं। खैर ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, हम बात करेंगे कि क्या संभव हो सकता है। तो संभव ये हो सकता है कि पढ़ाई तुहर द्वार, ये जो योजना बनाई गई जिसमें क्या किया जा रहा है, स्कूली शिक्षा को ध्यान में रख करके ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। शिक्षकों को जोड़ा गया है पोर्टल से और वो आकर के अपनी क्लासेस ले रहे हैं इसके माध्यम से। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिए आप, जो कि बहुत जरूरी है। और जरूरी क्या है, एक सेकेंड वेट करिए। तो हम चर्चा कर रहे थे पढ़ाई तुहर द्वार, हाँ पढ़ाई तुहर द्वार योजना पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा व्यवधान आ गया था। क्या है कि अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ खूब सारे तमाशे चल रहे होते हैं। तो इस तमाशे के कारण मुझे वीडियो कभी कभी पॉज करना पड़ता है, रोकना पड़ जाता है। और यहाँ तो मैं एडिट करके जोड़ने वाला हूँ, अगर संभव हुआ तो, और नहीं तो आप 2 वीडियो एक साथ देखिएगा। तो अभी आगे बात करते हैं। पढ़ाई तुहरदार जो है ये, इसमें क्या है कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना है और ये कार्य हो भी रहा है। इसमें कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि जैसे जो लोग हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो भी छात्रों से मुखातिब हो रहे हैं या बातें कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इस योजना में कुछ एक चीजें जोड़ी गई जो बहुत इनोवेटिव थी, क्रिएटिव थी, जैसे शिक्षकों का सम्मान करना, और दूसरा एक मूवमेंट जोड़ा गया, आहा मूवमेंट जिसे कहा गया। ये आहा मूवमेंट क्या होता है, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा हो जिससे आप प्रेरित हुए हो अच्छा पढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने जीवन में, उसको शेयर करने को कहा गया। तो बहुत सारे शिक्षकों ने ये इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जिससे छात्रों को मोटिवेशन भी मिले। मोटिवेशन से याद आया यार, एक घटना हाल फिलहाल में हुई। अभिनेता हैं सुशांत और उनकी मौत का समाचार आप सबको मिल गया होगा। कारण जो भी रहा हो, मोटे तौर पर तो अभी कहा जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण हो सकता है। डिप्रेशन लोगों की जान लेने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। भारत में ये समस्या है ही, भारत के अलावा दुनिया के और भी देशों में ये समस्या है। जब भी ऐसा आपके दिमाग में कोई क्षण आए जब आप इस तरह की बातें सोचें, तो फ़ोन कर लेना किसी एक दोस्त को, फ़ोन मिला लेना किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिससे आप बात कर सकें। समस्या ये भी होती है कि ऐसा बात करने वाला कोई नहीं मिल पाता। आप रैंडम कोई भी कॉल कर लीजिएगा, किसी से भी बात कर लीजिएगा। पता है ये थॉट 10 सेकंड के लिए रहता है और यदि ये 10 सेकंड आपने पार कर लिए ना, तो उसके बाद वो मूवमेंट आपके दिमाग से चला जाएगा जब आप ऐसा भयंकर निर्णय लेते हैं। जीवन बहुत कीमती है, एक बार मिला है, सम्मान करिए, खुल करके जिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगला जो न्यूज़ है वो भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट आप जानते ही हैं इसके बारे में, और हमारे दुर्ग जिले में मौजूद भिलाई स्टील प्लांट जो कि एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट के रूप में भी विकसित हुआ है उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो। और इस पर अगर बात करें तो इसने अभी हाल ही में चीन को, हाँ हम भी चीन को कुछ भेज रहे हैं, तो चीन को हम भेज रहे हैं पिग आयरन, या पिग आयरन जिसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस से निकले हुए उत्पाद के रूप में पिग आयरन जाना जाता है। और हम इसके लिए कुल 19,000 टन निर्यात कर रहे हैं। 14,000 टन निर्यात हो चुका है, 5,000 टन का बकाया है जो हम भेजने वाले। ध्यान रखें, सभी बीमारी नहीं भेजते हैं, कुछ प्रोडक्ट भी भेजते हैं और उनमें हम छत्तीसगढ़ वाले लोग शामिल हैं। बात करेंगे एक अगेन अनाउंसमेंट हुई है कि नगरीय क्षेत्र जितने हैं उनमें आवास या व्यवसाय आदि के लिए भूमि अधिग्रहण की एक छूट योजना जो है प्रारंभ की गई है। कितनी रहेगी? 7,500 वर्ग फीट तक की भूमि आप अधिग्रहित कर सकेंगे या ले सकेंगे, और इसमें 30 साल का पट्टा जो है वो दिया जाएगा। शासकीय भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन या आवास के लिए
अधिग्रहित करने की छूट। इससे गरीबों का तो फायदा होगा ही होगा, साथ में इस रेस में कुछ अमीर भी शामिल हो गए हैं। अगर ये भी थोड़ा देख लिया जाए कि जो बहुत जरूरतमंद है उसे ही मिले तो और बेहतर होगा। खैर, हम कौन होते हैं जज करने वाले, हमको याद करना है कितनी जमीन 7,500 स्क्वायर फीट और 30 वर्ष का पट्टा इस योजना के तहत वितरित किए जाएंगे शहरी क्षेत्र में, ये ध्यान रखिए न केवल। इसके बाद बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की। बहुत दिन से ये चर्चा में था, पंडरी में बनेगा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, भारत का चौथा होगा। ये सारी चर्चाएं चल रही थी और भव्य होगा, सबसे भव्य तो है अभी भी जो इसका मॉडल बना हुआ है, बना नहीं है अभी, क्योंकि अब इसके लिए विवाद चल रहा था, क्योंकि जो वहां केंद्र ऑलरेडी स्थित है कि छत्तीसगढ़ कृषि विपणन केंद्र ऑलरेडी वहां मौजूद है, वो नहीं चाह रहा था कि यहाँ किसी और संस्था को जमीन दी जाए। ये सारे विवाद में मुख्यमंत्री ने मध्यस्थता की और उसके बाद फिर तय किया गया कि भाई बनना वही है और उसके 10 एकड़ जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क विकसित किया जाएगा। इससे पंडरी की जगह आप 2 फैक्ट और याद रख लीजिए, जगह तो रायपुर पड़ेगी, देवेंद्र नगर क्षेत्र आप उसको भी याद रख लेंगे, तो अगर इधर उधर पूछ लिया तो आप सेफ खेल जाएंगे। बात करते हैं अगले न्यूज की। हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिला कांकेर है। कांकेर के भीतर गांवों का एक क्लस्टर बना है। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर यानी समूह आप कह सकते हैं, होता है ना वो सीडी में अलग अलग खंड होते हैं, क्लस्टर्स बोलते थे हम, कंप्यूटर पढ़े हुए ये जान रहे होंगे। तो यहाँ भी गांवों का जो अलग अलग समूह है क्लस्टर, और उस क्लस्टर जो मर्दा पोटी करके क्लस्टर है उसके भीतर इच्छापुर गांव में ये बनाया जा रहा है। हर्रा क्या होता है? तो एक वनोत्पाद है और लघु वनोपज आप इसे समझ सकते हैं, उस रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे जगदलपुर की। जगदलपुर में मांग हुई है, ध्यान रखिए, कई पेपर जब न्यूज बनाते हैं ना ऐसा छाप देते हैं कि बनेगा, तो बनेगा तो भविष्य में अभी, और हम क्या सोच लेते हैं कि बन गया और फोटो भी छाप दिए रहते हैं। तो अब थोड़ी डिटेल में पढ़ना सीखिए और वो डिटेल यहाँ है। जगदलपुर में आदिवासी संग्रहालय प्रस्तावित है यानी प्रपोज्ड है। अब इसके लिए मांग उठाई गई है केवल, यदि अनुमति मिल जाती है तब ऐसा संभव होगा। बनना भी चाहिए, बस्तर की जो आदिवासी लोक कला संस्कृति है उसे सहेज करके समेट के रखना बहुत जरूरी है, और इसलिए यहां अगर ये संग्रहालय बनता है तो ये बहुत बेहतर होगा। इस बात की सीख या ये आइडिया आया कहां से दिमाग में? तो इस आइडिया आया बगल वाले राज्य उड़ीसा से। उड़ीसा में एक जगह पड़ती है आरकू करके, वहां इस तरह का केंद्र विकसित किया गया है और उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मांग की जा रही है। क्या मांग की जा रही है? मांग की जा रही है कि हमारे यहाँ भी एक संग्रहालय विकसित हो, आदिवासी संग्रहालय। ये तो थी कुछ खास खबरें। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जरूरी नहीं कि खबर ही हो, उससे जुड़ी हुई कुछ और, छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां, कुछ फैक्ट चर्चा में आते हैं। मैं वो फैक्ट बारी बारी से शेयर करूंगा। जैसे बात करेंगे बोड़ा एक तरह से वनोत्पाद है। जैसे ही बारिश पहली बार पड़ती है या प्री मानसून शावर पड़ता है, शुरुआती बारिश, और उसके बाद जंगल में एक कंद के रूप में जैसे मशरूम उत्पन्न होता है, उस तरह से बोड़ा जो है वो उत्पन्न होने लगता है और उसको संग्रहण किया जाता है बस्तर में, कोंडा गांव में, और मार्केट में बेचा जाता है। कहते हैं कि इस 800 रुपए किलो तक चला जाता है, मतलब आप 400 से 800 किलो मान सकते हैं इसका मूल्य। वैसे मशरूम का भी दाम ऐसा ही कुछ महंगा ही होता है। तो वो जो है बोड़ा जंगली कंद, कोई ध्यान रखेंगे, इसका संग्रहण प्रारंभ हो गया है। कभी हो सकता है पूछ दे कि बोड़ा से परिचित है कि नहीं, तो परिचित है। और कहाँ परिचित है? बस्तर और कोंडागांव। बात करेंगे त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, इसके ऊपर भी एक बेहतरीन लेख आया था, प्रकाशित हुआ था अभी हाल फिलहाल समाचार पत्र में, उस पर ध्यान रखते हैं। बारसूर में है। बारसूर कहाँ है? बारसूर दंतेवाड़ा जिला में है। बारसूर ऑलरेडी बहुत फेमस है, बत्तीसा मंदिर है वहां पर, उसके लिए तो है चंद्रादितेश्वर मंदिर है। उसके अलावा बारसूर वो कमाल की जगह है जहां आप कहिए कि एक से एक ऐसे स्थल हैं छिंदक नागवंशी काल के या उसके बाद काकतीय राजवंश के, जो कि आइकॉनिक है, जो कि स्थापत्य कला का नमूना तो है ही और हमारे इतिहास को भी उजागर करते हैं। तो वहां भी त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा मिली है, 3 मुख वाले सूर्य की प्रतिमा। कहा जाए तो भारत में इस तरह की कहीं और प्रतिमा नहीं मिली है। तो कैसे पहचान हुई कि ये सूर्य की प्रतिमा हो सकती है? इस प्रतिमा के साथ 7 घोड़े वाले एक रथ को दिखाया गया है। 7 घोड़े वाला रथ आमतौर पर सूर्य देवता जो है वो प्रयोग करते हैं और इसलिए माना जा रहा है कि ये उनका ही प्रतिमा हो सकता है। कलम भाठा पारा जगह, अगर और डिटेल में गया तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बात करेंगे कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो इनकी तुलना एटलस नामक जो देवता हैं, ग्रीक गॉड जिसको कहते हैं, उनसे इनको कंपेयर करते हैं। कहते हैं वैवाहिक जोड़ा आदि होता है, सबसे पहले यहाँ जाता है, आशीर्वाद लेता है और उसके बाद अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा ओझल सी हो जा रही है या सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रही है जो सम्मान उसे मिलना चाहिए, इस पर यह लेख बना था। हो सके गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ जाए और कुछ बेहतर हम देख सकें, लेकिन न्यूज बनाए तो ये चर्चा में आप याद रखिएगा। बारसूर पर्यटन केंद्र के रूप में भी याद रखिएगा। वैसे बारसूर की अगर मैं बात करूं तो बारसूर वो कमाल की जगह है ना जहां कहते हैं 147 मंदिर है, 147
मंदिर और उतने ही तालाब, 147 तालाब भी। कमाल की जगह है ना, हर एक का अपना महत्व होगा। आप छिंदक नागवंशीय काल और काकतीय वंश को यहाँ देख सकते हैं, उनके स्थापत्य को समझ सकते हैं। बात करेंगे चंदखुरी की। बारसूर से थोड़ा शिफ्ट होकर के रायपुर आते हैं। चंदखुरी वो जगह है जहाँ माता कौशल्या का मंदिर है। कहा जाए तो पूरे भारत में एकमात्र जगह है जहाँ माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या का संबंध छत्तीसगढ़ से है और यही जो उनके पिता से भानुवंश से लेकर के आप उनकी पूरी वंशावली देख सकते हैं। तो माता कौशल्या का जो मंदिर यहाँ है, इस पर अभी तय किया गया था कि उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सवाल ये था कि उनका जन्म कब हुआ है, अब ये किसी को पता नहीं। तो जो दूधाधारी मठ है, अब ये कहाँ है? दूधाधारी मठ रायपुर में। वहां के जो मठाधीश हैं महंत राम सुंदर दास जी, उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित कराई थी कि जितने भी देश के बड़े बड़े मठ वाले हैं या ज्योतिष हैं आदि, वो गणना करके बताएं कि माता कौशल्या का जन्म कब हुआ होगा, और उस दिन फिर हम ये सम्मान के साथ मनाएंगे दिवस। इस पर इनाम की घोषणा भी थी। हालांकि कोविड-19 के कारण ये अभी प्रोजेक्ट खटाई में चला गया है। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया होगा ये मंदिर, और सोमवंशी राजाओं ने इसको बनाया होगा। हालांकि जब ये मंदिर कोलैप्स करने लगा था तो 1973 में इसका जीर्णोद्धार रिनोवेट कराया गया इसे। इस मंदिर से जुड़े हुए और भी जो प्रश्न है वो ये बन सकते हैं कि और कहाँ बनाया जा रहा है। तो सुनने में आया था कि राजिम में एक इसी तरह का और मंदिर बनाया जाएगा, माता कौशल्या का मंदिर निर्मित किया जाएगा, नवनिर्मित जो रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो चंदखुरी जो है वो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है, इसलिए भी याद रखना चाहिए आपको। बात करेंगे बिलासपुर गजट की, तो भाई बिलासपुर गजट के ऊपर भी एक लेख आया था। बिलासपुर का जो गजटियर है 1910 का गजटियर, जिसके संपादक या संग्रह जो संकलनकर्ता कह लीजिए 1910 में ए.ई. नेल्सन के द्वारा निकाला गया माना जाता है। अब ए.ई. नेल्सन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि संपादित किया गया होगा। इस गजटियर में बिलासपुर की कहानी भी है और बिलासा देवी के बारे में पता चलता है कि उन्होंने ही बिलासपुर शहर की स्थापना की होगी। इसके अलावा 1904 का एक वर्णन मिलता है इसमें, 1904 के बिलासपुर का वर्णन मिलता है, जिसमें पता चला कि बिलासपुर में उस समय 3 घुड़सवार कांस्टेबल होते थे, उसके अलावा 505 अधिकारी होते थे और कुछ 193 कैदी जो है बिलासपुर की जेल में बंद थे। एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी संचालित होता था। ये सब कुछ इस गजटियर में मौजूद है। ये गजटियर बहुत पुराना है, इसलिए संग्रहित सुरक्षित करके रखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बाद भी इसे सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, एक चीज और है, इसका हिंदी रूपांतर कर दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछे कि मूलतः किस भाषा में, अंग्रेजी में, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर हो चुका है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं इसका। इसके अलावा अच्छा, अभी कहाँ जाके देखेंगे इसको? तो भाई बिलासपुर में तो मौजूद है, लेकिन ऐसे आपको और ऐतिहासिक साक्ष्य जानने हो तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर जाइएगा, वहां किरारी कास्ट सिस्टम के ऊपर भी लेख आया हुआ था। इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब बात करेंगे मुंद्रा मांझी की कथा। मुंद्रा मांझी की कथा अभी छत्तीसगढ़ अंचल में फिल्माई जाने वाली है, यानी फिल्म बनने वाली है। अब ये मुंद्रा मांझी कौन है? भतरा नाट का एक कथानक या एक कह लीजिए ऐसा कहानी जिसको भतरा नाट के माध्यम से दिखाया जाता है। अब ये भतरा नाट क्या है? तो भतरा जनजाति के द्वारा उड़ीसा से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ आए हुए एक नाट्य को भतरा नाट कहते हैं। तो उसका जो है प्रस्तुतिकरण किया जाने वाला है फिल्म के रूप में। ध्यान रखिए, बतरी में ही होता है और इसमें बहुत सारी अलग अलग कथाएं सुनाई जाती, कभी अभिमन्यु वध की कथा, कीचक वध की कथा। अच्छा, याद आया, इससे पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ की जनजातियों पे वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो देखिए। अभी आने वाले जो वन सेवा आदि परीक्षा जो है ना, उन सब में वो बहुत काम आने वाला है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, डिटेल में और पता चल जाएगा। तो मुंद्रा मांझी की कथा को अब फिल्म के रूप में बताया जाएगा। ये प्रेम की भी कथा है और संघर्ष की भी कथा है। फिर बात करेंगे 8 खंबा मंदिर। अगेन बारसूर की बात करें तो बारसूर में एक मंदिर और प्राप्त हुआ है, 8 खंबा मंदिर। वैसे अगर कायदे से देखें तो यहाँ 4 खंबा मंदिर है, 8 खंबा मंदिर है, 16 खंबा मंदिर भी है। तो ये जो 8 खंबा मंदिर है, ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में आया और इसको अभी जो है वापस से कहा जा रहा है कि भाई आप सहेज करके रखें। उसी तर्ज पर ये न्यूज भी आई थी। इसके बारे में अगर देखें तो ये अगेन छिंदक नागवंशियों से जुड़ जाता है। एक राजा दिखाई देते हैं, सोमेश्वर द्वितीय जो है वो दिखाई देते हैं, और उनकी पत्नी गंग महादेवी जो है उनके द्वारा बनाया गया माना जाता है। तो बस्तर के राजा सोमेश्वर और उनकी पत्नी के द्वारा बनाया गया ये मंदिर, 8 खंबा मंदिर, काफी चर्चा में है। तो ये सारी न्यूज थी छत्तीसगढ़ की इस हफ्ते से उठाई गई। आने वाले हफ्ते में हम फिर कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के सारे समाचारों को एक जगह जमा करें। ये क्रम चलता रहेगा। अच्छा लगता है आपसे मिल करके, ऐसे मुखातिब होकर के, साथ जुड़े रहें, साथ बने रहें। और संगवारी हो, फिर भेंट हो ही, अगला फिर कोई वीडियो बनाबो तो में। और तब तक अपन लाइक कमेंट शेयर करे वजन बुलाइया।
और बाकी मोर टेलीग्राम के चैनल है उनमें और डिटेल में न्यूज आदि में भेजत रहा तो उनमें जा करके देख सकत था आप मन। तब तक के लिए जय जोहार, फिर मिलबो।